Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be continuing with our previous lectures on classes, dealing with what are Java classes, how to create a class, what are Java objects, how to create an object, what are the concept of multiple objects, how to create multiple objects in Java. And then we will be seeing many of the programs that will get you an insight of how to deal with Java classes and objects. सो एवरीथिंग इन जावा इज एसोसिएटेड विद सम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो भी हम लोग जावा में क्रिएट करेंगे, हर चीज जो है वो हम लोग क्लास के अंदर ही बनाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम लोग किसी न किसी चीज को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे क्लास हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसके उन दोनों के ही रिस्पेक्टिवली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट दोनों के ही एट्रीब्यूट्स होंगे, दोनों के ही मेथड्स होंगे। सपोज अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कार का, एंड कार इज एन ऑब्जेक्ट, सो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक वेट एंड कलर उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एंड वहीं पे मेथड्स की बात की जाए तो ड्राइव करना एंड ब्रेक अप्लाई करना, दैट कैन बी टर्म्ड एज द मेथड्स ऑफ द कार। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टेकन एन होमवर्क सेशन, जहां पे आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने आपको लिखा था कि एक कार है, एक ट्रक है, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट आल्सो कॉल्ड एज बाइक, बाइक नाम का एक ऑब्जेक्ट है, एंड फाइनली शायद एक बाईसाइकिल। तो आई हैव टोल्ड यू कि ये सभी जो है ये ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में। तो अगर इन्हें मैं क्लास की कैटेगरी में रखना चाहूँ तो ये कैसे रखा जा सकता है? सो अगर हम लोग इनको डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ क्लास, तो वी कैन कॉल देम एज व्हीकल्स, बिकॉज ये सभी के सभी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करते हैं, शो करते हैं कि ये सभी जो है वो व्हीकल्स के कैटेगरी में, व्हीकल्स के टेम्पलेट या क्लास में डिफाइन आ जाते हैं। ओके, तो अब जैसा कि मैंने बोला, चाहे क्लास हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, अपने अपने मेथड्स होंगे। लाइक हम लोग ने कार का देखा अभी, इसका मेथड्स में अगर बात करें तो ड्राइव करना एंड ब्रेक अप्लाई करना, दिस वर द मेथड। सेम अगर सभी चीज बाकी के ऑब्जेक्ट्स की बात करें उनमें भी ऐसा हो सकता है, बट स्पेसिफिकली हम लोग थोड़ा कार के बारे में देखते हैं। एंड वहीं पे अगर एट्रीब्यूट्स की बात करूं मैं इसके, तो कलर एंड इसका वेट हो सकता है। ओके, तो ये हो गए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक कार। अगर मैं व्हीकल्स को डिफाइन करूं, व्हीकल्स में देखो, अगर मैं उसका एट्रीब्यूट बोलूं तो एट्रीब्यूट्स में आई कैन से कि हैवी हो सकता है अगर वेट के कैटेगरी में बोलूं, या फिर लाइट वेट हो सकता है। एंड और अगर इसे स्पेसिफाई करूं मेथड्स में, मेथड्स मींस वो कैसे वर्क करता है, लाइक हो सकता है कि वो चलने वाली गाड़ी हो या फिर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, आइदर वी कैन से मूविंग ऑन रोड और स्काई, मूविंग इन स्काई। तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग एक और ऐड कर देते हैं, लाइक एरोप्लेन। तो ऐसे ही आपकी क्लास हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, आइदर इट इज अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स, अपने अपने मेथड्स होंगे। सो टू क्रिएट अ क्लास हमें करना क्या पड़ता है? देखो, क्लास क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंटैक्स है। वी हैव टू फॉलो द सिंटैक्स, एंड द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास इज पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, class का नाम will be over here after the keyword class. So if I want to create a class info, तो मुझे लिखना पड़ेगा public class, class is a keyword and class का नाम is info, and then within the curly braces my code which has to be executed. Now we have created a class, now we have to deal with how to create an object. उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे उसका, and then we will get a better insight, a glance of how to deal with objects and classes. देखो, in Java an object is always created inside the main method of the class. एक क्लास के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, अलग अलग नाम से, सेम नाम से, बट मेन मेथड एक ही होगा। उसको हम लोग ऐसा मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में नहीं ला सकते। मेन मेथड एक ही होने वाला है, एंड उस मेन मेथड के अंदर हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। So if you have already created a class, suppose we have created info, so we can create an object inside this class, inside the main method of this class specifically, and we can use this class to create an object. So to create an object we have to say कि हमारे पास again we are having with a syntax, like to create a class object हम लोग को specify करना पड़ता है class का नाम, we have to specify the class name, then followed by the object name, then followed with the object name. So I will write it as class name. Okay, don't go with the spelling, class name, then object name, obj name, I will write it in this form, then equal to operator.
assignment operator basically. And with a new keyword, I have to use a new keyword followed with again with the class name and round brackets or parenthesis, and finally semicolon. So this is my syntax of creating an object. Class name space object name equal to operator or assignment operator, new keyword, and again class name. So this is the particular syntax of creating an object. So this is a program which I have taken for the explanation purpose. I have created a class whose name is info, as I've already specified before. So this is a program which I have taken as the purpose for reference, and here I have created a class whose name is info, as I've already told earlier, and I have taken a variable which I have declared in this in the class info. Okay, and the variable name is int x and the value assigned to it is 5. Okay, in the public static void main means the main function, I have created an object. See, as I said, to create an object you have to specify the class name. So I have written the class name which is info, followed by the object name. I have taken it as my or obj equals to operator, new keyword, and again the class name followed by parenthesis or round brackets. So this is a format. So in this case, with the help of this line, I have created successfully an object whose name is my obj. Now from the next line, system.out.println, I am trying to print some value with the help of my obj object which I have created. I am trying to print the value of x. So to access the variable, to access a method, either you are accessing a method or an object or an variable, दोनों ही केस में आपको ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ता है. You have to use the dot operator to either access a method or a variable. तो यहाँ पे मेरा variable है which is x, and उसे access करने के लिए I have to use the dot operator with the object. So object is my obj, then I am applying a dot over here and then followed by x. So from this line I am trying to access the value of this x variable. The output of this particular program will be the value of x, and hence the output will be 5. So 5 will be my output as the value of x is 5. So this was a simple program where I have created an object, and using that object I have accessed a variable x. In the similar way, we can create multiple objects and use those objects to access method or variable. So again we are taking with the same program, but this time we will be creating two objects but with the same syntax, with the same way, in the same way. Again public class info x is equals to 5 and public static void main, उसके अंदर मैंने create किया है info my obj1, एक object है my obj1 equals to new info, means successfully I have created an object my obj1. Similarly info my obj2 equals to new info, and successfully I have also created my obj2. I have created two objects over here. I am trying to access the same value, the same variable of x, or same value of x variable, and the line to print the value will be system.out.println, and to access this x I have to use the object with the dot operator. So I have written over here my obj1 dot x, hence I will directly print the value of this x. Similarly my obj2 dot x, and I will print the value of this x. So the output in this case will be 5 and 5. So this will be my output for this particular program. Moving on, हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं. देखो पिछले प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया था, x को एक ऑलरेडी वैल्यू प्रोवाइड करके रखी थी. अब जब हम x को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर, तब हम उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं. दैट इज देन एडवांटेज ओवर हियर. अब हम लोग वही करके देखेंगे. x को हम लोग को इनिशियली कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड क्लास इन्फो नाम का बनाया, उसके अंदर में सब कुछ करने वाला हूँ. तो इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं हम लोग. ये इन्फो माई obj1 इक्वल्स टू न्यू इन्फो. ओके, माई obj नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है. माई obj डॉट एक्स इक्वल्स टू 40. विद दिस रेफरेंस आई एम assigning a value to this particular x as 40. और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा using the same line system.out.println my obj dot operator and x, तो मुझे जो आउटपुट प्रिंट होके आएगा it will be 40.
तो लाइन बाय लाइन अगर हम लोग इसे समझे तो x को इनिशियली कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा था, इनिशियलाइज नहीं किया था हम लोग ने उसको विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हम लोग ने क्रिएट किया माई ओबीजे नाम का, एंड using the dot operator my obj.x means I am assigning the value 40 to this particular x। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करना, मैं फोकस करूंगा इस लाइन पे कि ये जो वैल्यू असाइन हुई है ये सिर्फ और सिर्फ my obj ऑब्जेक्ट के x के रेफरेंस के लिए है। मैं इसे रिपीट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, बट जस्ट रिमेंबर जो वैल्यू x इज इक्वल टू 40 असाइन हुई है दैट इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट my obj। मीन्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो माई ओबीजे इस नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, इसके अंदर हम लोग जो भी एक्सेस करेंगे, अब x को एक्सेस कर रहे हैं तो ये x की वैल्यू जो हम लोग ने 40 असाइन की है वो सिर्फ इतने ऑब्जेक्ट के लिए ही एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है मीन्स इतने ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 40। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखेंगे, फ्रॉम दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जस्ट रिमेंबर जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, जिस वेरिएबल को आप उस ऑब्जेक्ट, जिस मेथड को आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, वो मेथड या वो वेरिएबल की वैल्यू उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए x की वैल्यू अभी तक हम लोग ने असाइन नहीं की है। अगर मैं ऐसा करता दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके my obj2 और my obj2 डॉट एक्स इक्वल्स टू 50, तब my obj2 उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू 50 रहती, एंड इस जो ऑलरेडी हम लोग ने क्रिएट किया था my obj उसके लिए वो 40 ही रहेगी। ओके, कैसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसी के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू वही रहने वाली है जो आपने एलोकेट की है। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ओके, ओवर हियर आई हैव टेकन अगेन एन एग्जांपल, वही सेम कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप लोगों को। अब जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग ने क्लास क्रिएट किया है इन्फो, उसके अंदर int x इक्वल्स टू 105। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। अब x की जो वैल्यू है आई हैव रिटर्न एज 105, मतलब एक x की वैल्यू जो सभी के लिए एक्सेसिबल होगी इट विल बी 105। नाउ कमिंग टू द मेन स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, वहां पे हम लोग ने इन्फो my obj1 एंड इन्फो my obj2 ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए। तो अब दो ऑब्जेक्ट बनेंगे आपके विच विल बी रिस्पेक्टिवली my obj1 एंड एक यहाँ पे लाइन बना देता हूँ एंड my obj2। तो ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, अब ये दो लाइन हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। फ्रॉम दिस लाइन my obj1 डॉट एक्स इक्वल्स टू 40, हम लोग इस लाइन के थ्रू my obj1 के अंदर x की वैल्यू को एज 40 सेट कर रहे हैं। हालांकि x की वैल्यू जो है अभी भी 105 है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको जस्ट एक लाइन बाय लाइन आउटपुट प्रिंट करके, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि x की वैल्यू इन my obj1 ऑब्जेक्ट इज 40। फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, ये लाइन रन हो चुका है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं my obj2 डॉट एक्स इक्वल्स टू 87। अब यही x की वैल्यू in the object my obj2 has become 87। तो एक ही x है, उसकी तीन वैल्यूज है। पहला x की वैल्यू इज 105 ओवरऑल सभी के लिए, बट इन my obj1 उसकी वैल्यू 40 है एंड 87 है इन my obj2। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके जावा में ऑब्जेक्ट्स को यूज करने का। एक ही वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलगली यूज कर सकते हो। फाइन, अब जब हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे, देखो प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन my obj1 डॉट एक्स। अब जैसे हम लोग my obj1 डॉट एक्स लिखेंगे इट मींस जावा विल रेफर्स टू द वेरिएबल x इन my obj1। तो जो प्रिंट होगा आउटपुट दैट विल बी 40, पहला लाइन इस लाइन के थ्रू। नेक्स्ट लाइन के थ्रू जो आउटपुट आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन my obj2 डॉट एक्स, मतलब हम लोग my obj2 ऑब्जेक्ट के x को रेफर करेंगे एंड हेंस आउटपुट प्रिंटेड विल बी 87। तो दो आउटपुट आ गए हमारे पास 40 एंड 87। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि x की वैल्यू अभी भी क्या है, x की वैल्यू टिल येट इज 105, वो अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हुई है, ना कि ओवरऑल अभी भी वो 105 ही है। अब एक चीज जैसे अगर हम लोग कोई प्रिंट करवाना है, x की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक स्टैटिक कीवर्ड मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे मैं स्टैटिक लिख देता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसे प्रिंट नहीं करवा सकता, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ c इक्वल्स टू x एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड मैं इस c की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ।
सी की वैल्यू को क्यों? बिकॉज ये जो x है इसकी वैल्यू अब इसमें आ चुकी है। अब जब आप इसे प्रिंट करवाओगे ना तो आपका जो फर्स्ट आउटपुट आएगा, पहले तो ये लाइन प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आपका जो आउटपुट आएगा फर्स्ट इट विल बी 105, देन 40 एंड देन 87। तो इस वे में आपका ये पूरा प्रोग्राम रन होने वाला है। सी अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, मैं इस x की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक स्पेस जो है वो छोड़ा था। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट c इक्वल्स टू x। x क्यों? क्योंकि x की वैल्यू को मुझे c में स्टोर करना है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो मुझे इसको स्टैटिक भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 105, x की वैल्यू आई एम स्टोरिंग इट इन c, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड c की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इट विल बी 105, फ्रॉम दिस लाइन जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो इट विल बी 40, एंड यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा इट विल बी 87। तो एक ही x के टोटल 3 वैल्यूज हमें अलग अलगली देखने को मिलेंगे इन द सेम प्रोग्राम। सो दैट इज द ग्रेट बेनिफिट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट्स। इसका एक बेनिफिट क्या है, देखो हम लोग सभी चीज जो है वो ऑब्जेक्ट्स में करवाने वाले हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट खराब हो भी गया, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारा कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो खराब हो गया किसी भी केस में, तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन होगा, ओवरऑल जो वैल्यू था x का उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर x इक्वल्स टू 40 डाला है obj1 में, अगर obj1 जो है वो खराब हो गया तो उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे मेन x के ऊपर या मेन प्रोग्राम के ऊपर नहीं मिलेगा। that can be great advantage for using object. This was the explanation. अब यहाँ पे किसी को डाउट आ सकता है कि जब मैंने यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया इसको int x, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर कर सकता हूँ। यस, अगर आपने उसे स्टैटिक डाला है तो भी आप उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर कर सकते हो। मेनली 2 चीज मैंने आपको बोला था मेथड के टाइम, अगर आप एक मेथड को स्टैटिक बना रहे हो देन बिना ऑब्जेक्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट सेम फॉर आपका वेरिएबल, अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना रहे हो बिना ऑब्जेक्ट के उसे रेफर किया जा सकता है, प्रिंट करवा जा सकता है इन द मेन मेथड। अगर आप उसे स्टैटिक नहीं बना रहे हो, चाहे आपका मेथड हो या आपका वेरिएबल हो, आप उसे ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट ये हो सकता है कि स्टैटिक आपने उसे बना दिया, इन दैट केस बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करो, लेकिन वहां पे स्टैटिक बनाने के बाद भी हम उसे विद ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो इस केस में अगर मैं x को स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं और उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर करवाऊं तब भी मेरा प्रोग्राम वर्क कर जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, जस्ट एक समराइज दे देता हूं स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक के बीच में। अगर आप किसी चीज को स्टैटिक बना रहे हो, चाहे वेरिएबल हो, हम लोग दोनों चीज की बात करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल एंड मेथड्स। इफ यू आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और मेथड एज स्टैटिक, सो विदाउट ऑब्जेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट विथ ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस उस टाइम किया जा सकता है, विथ ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। बट इफ यू आर नॉट मेकिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और मेथड एज स्टैटिक, देन आपको उसको अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा, उस टाइम वो बिना ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला। ये था थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का। हम लोग हर लेक्चर में से थोड़ा रिपीट करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया आता रहे। ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। देखो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक ही x का हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी एंड उसका खुद का भी। तो ये हम लोग ने अभी देखा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम एंड इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। Over here I have created a class whose name is info. उसके अंदर अब देखो मैंने जो x था int x यहाँ पे लिखा था int x equals to 5 या 105 जो भी, लेकिन अब मैं उसे क्या कर देता हूँ, that same x I am writing it in the main method. So it has now become int x equals to 5 same but in the main method. And info 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, my obj1 my obj2 and इसी x को मैं डायरेक्टली एक्सेस करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माई obj, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेस कर रहा हूँ x को। तब क्या होगा आपके प्रोग्राम में, आपका जो प्रोग्राम है आपको एरर प्रोड्यूस करके देगा, एरर कैनॉट फाइंड द सिंबल and the error has been given on the line system.out.println and if you can see particularly my obj1.x, यहाँ पे वेरिएबल सिंबल x जो है वो मिला नहीं। Hence इसका मतलब हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग ने क्लास के अंदर ओवर हियर वी हैव नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल जिसका नाम होगा x। हम लोग ने देखो जस्ट अपने पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पे डाल दिया x मेन के अंदर है। ओके जैसे एक चीज यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ये इन्फो नहीं है, ये मेन आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके एंड फाइनली अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो आपको एरर प्रोड्यूस होके मिलेगा इट विल बी कैनॉट डिफाइन द सिंबल x, कि आपके जावा को x नाम का सिंबल नहीं मिला एंड हेंस आपको अगर डिक्लेयर करना है तो इंट x
इक्वल्स टू, अगर कोई वैल्यू देनी है तो यहाँ पे दो, नहीं देनी है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा एंड उसी एक्स को यहाँ पे पुट ऑन करना पड़ेगा। सो दिस वाज द प्रोग्राम। अगर आपने x वहां पे नहीं लिखा और उसे एक्सेस करवाने की कोशिश कर रहे हो, सेम अगर नहीं है आप उसे प्रिंट करवा रहे हो, देन आपको मैसेज जो शो होगा ही कि वो सिंबल है ही नहीं जिसे आप प्रिंट करवा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। इफ यस, डू लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to this channel.